हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, साल 2016 की अगर हम बात करते हैं, जब रिलायंस जियो द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था, जिसकी वजह से इंडिया के आम लोगों के पास अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा आ गई। तो उस समय से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका ये डर कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में प्लान करके चलता है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में रिस्क की मात्रा काफी बढ़ जाती है और जो रिटर्न मिलने की पोटेंशियल है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है या फिर इससे भी ज्यादा का है, तो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से जो रिस्क की पोटेंशियल है वो काफी कम हो जाती है और रिटर्न्स मिलने की पोटेंशियल काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिनमें प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिस्क की मात्रा कम होती है। साथ में ये म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में आता है। तो हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में 65% का निवेश करना होता है और इसके बाद जो 35% का निवेश है वो डेट में करना होता है। इक्विटी में निवेश करने का मतलब है कि स्टॉक्स में निवेश करना। तो यहाँ पर रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए इक्विटी में निवेश करना बेहतर रहता है, लेकिन साथ में हमें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो उसके लिए डेट में निवेश करना जरूरी होता है। डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो जी फिक्स रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। तो आइए अब हम कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बेसिक डिटेल को जान लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इस म्यूचुअल फंड का हो चुका है 7,808 करोड़ का। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एयूएम साइज देखने को मिल रहा है और इसके बाद एनएवी का प्राइस है 73 रुपीज का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी बोलते हैं। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को 1 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 10 साल 8 महीने का इसको समय हो चुका है और इसके बाद एक्सपेंस रेशियो है 0.47% की। तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 8% से ज्यादा रिडीम करते हैं। लेकिन 1 साल के बाद अगर रिडीम किया जाता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला निवेश है मंथली एसआईपी करना, जो कि 1000 से शुरू हो जाती है। और अगर किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी है, एक बार में पैसा लगाना है, तो यहाँ पर 5000 से शुरू करा जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और अभी हम देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को कि पिछले सालों में इसने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3.60% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसके रिटर्न है 2.24% के। और वहीं पिछले 3 सालों के रिटर्न है 18.11% के और बेंचमार्क के रिटर्न है 17.25% के। और वहीं अगर हम 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो ये 21.76% के हैं और बेंचमार्क के हैं 18.65% के। तो पिछले 5 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड की 21.76% की और इसके बेंचमार्क की 18.65% की। और यहाँ पर 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इसने 14.44% के रिटर्न दिए हैं और इसके बेंचमार्क ने 12.60% के। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता दिखाई दे रहा है। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट टीम को देख लेते हैं जिनके द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मिस्टर अभिषेक का, जो कि नवंबर 2014 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। तो कोटक एएमसी में काम करने से पहले उन्होंने कई सारी कंपनीज में एक्सपीरियंस लिया है, जैसे सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और इसके बाद आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो एडवाइजरी का उन्होंने काम
किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्हें मर्चेंट बैंकिंग में रहा है। और दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर अतुल, जो कि जनवरी 2024 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और कोटक एएमसी में काम करने से पहले उन्होंने डीएसपी म्यूचुअल फंड में काम किया है, टाटा म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन एंड एसबीआई के ट्रेजरी में भी वो काम कर चुके हैं। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड की रिस्क रेशियोज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले आती है अल्फा रेशियो कि इसने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की अल्फा रेशियो है 2.43 की और इसकी कैटेगरी की अल्फा रेशियो है 1.97 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इसने बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके बाद आती है बीटा रेशियो कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर नंबर 1 से ज्यादा हो तो हाई वॉलेटाइल फंड माना जाता है और अगर जी वैल्यू 1 से कम हो तो इसको कम वॉलेटाइल फंड माना जाता है। तो यहाँ पर इसकी बीटा रेशियो है 0.89 की और कैटेगरी की है 0.86 की। तो मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशियो की कितने ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किए गए हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशियो है 1.21 की और कैटेगरी की 0.67 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में 75% एलोकेशन की गई है और इसके बाद डेट में 20% की एलोकेशन करी गई है। तो यहाँ पर कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 20% और स्टॉक्स में 75% लगाया गया है। और इसके बाद कैश में इनके पास अवेलेबल है 4%, जिसको ये आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट में रियल एस्टेट में भी इन्होंने 0.3% की एलोकेशन कर रखी है। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 44.69% की एलोकेशन है और वही मिड कैप में 20% की और स्मॉल कैप में 10% की। तो यहाँ ज्यादातर पैसा लगाया गया है लार्ज कैप कंपनीज में, जिससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी बन सके। और इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये म्यूचुअल फंड हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन का मतलब है कि जिस एसेट में इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वहां पर जी एलोकेशन को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा एसेट में एलोकेशन करने का बेनिफिट मिलता है। और जी म्यूचुअल फंड होते हैं फ्लेक्सिबल कैटेगरी के। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स द्वारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एलोकेशन को कम या ज्यादा करा जाता है। अगर इनको इक्विटी में रिस्क नजर आ रहा है तो ये डेट में अपनी एलोकेशन को शिफ्ट कर देंगे और अगर इनको इक्विटी में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो इक्विटी में अपनी एलोकेशन को बढ़ा देंगे। तो इस समय एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड का एयूएम साइज हो चुका है 1,02,790 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छा खासा एयूएम साइज हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के लिक्विडिटी का इशू यहाँ देखने को नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे अगर ज्यादातर लोगों द्वारा पैसा रिडीम किया जाता है तो उसका फंड की परफॉर्मेंस पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद अगर हम एनएवी का प्राइस देखें ये 558 का है और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 1994 की फरवरी में। तो 31 साल का इसको समय हो चुका है। और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं इसको 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, जिसको 12 साल 6 महीने का समय हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.75% की और इसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 1 साल के अंदर अंदर 15% से ज्यादा अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है इसका नाम है निफ्टी 50 हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेट 50/50 इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है और लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरू करी जा सकती है और दोनों में ही कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। हाँ, अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 2.03% के और इसके बेंचमार्क ने 2.80% के रिटर्न बना के दिए हैं। और यहाँ पर पिछले 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 21.18% के और इसके बेंचमार्क के हैं 15.35% के। तो इस म्यूचुअल फंड की 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंट रही 21.18% की और बेंचमार्क की 15.35% की। और वही 5 सालों में 24% के और इसके बेंचमार्क ने 15.95% के रिटर्न दिए। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखें तो इसने 15.25% के और इसके बेंचमार्क ने 11.14% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर बेंचमार्क को तो इसने काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को नंदिता मैनेज कर रही है मार्च 2025 से, जिन्होंने एचडीएफसी में काम करने से पहले एसवी घटालिया एंड एसोसिएट्स में काम किया है।
और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की रिस्क रेशियोज पर अपनी नजर दौड़ा लेते हैं। तो जिसमें अल्फा रेशो है इसकी 7.40 की, तो यहाँ पर काफी बढ़िया अल्फा रेशो हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये 2 की है। और इसके बाद बीटा रेशो की बात करते हैं तो ये 0.87 की है और कैटेगरी की है 0.74 की। तो कैटेगरी के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड हमें थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम शार्पी रेशो देखते हैं ये 1.69 की है और कैटेगरी की है 0.86 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और इसके बाद एसेट एलोकेशन को देखा जाए तो यहाँ पर इक्विटी में 61% का निवेश है, डेट में 27% का, कैश में यहाँ 10% अवेलेबल है, जिसको ये आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ रियल एस्टेट में भी 1.4% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। और अगर हम लार्ज कैप में देखें तो 49%, मिड कैप में 5% और स्मॉल कैप में 6% की एलोकेशन रखी गई है। तो ओवरऑल जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही रखी गई है। तो जो निवेशक बैलेंस एडवांटेज फंड ढूंढ रहे हैं या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड काफी सूटेबल रह सकता है। और इसके बाद आते हैं नंबर 3 के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन को रखा जाता है। तो इस समय आईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड का एयूएम साइज हो चुका है 44,552 करोड़ का और एनएवी है इसकी 432 रुपए की। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1999 में, तो 26 साल का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर डायरेक्ट प्लान की हम जो बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 साल 6 महीने का समय हो चुका है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें इसकी 0.96% की है और किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो आप 1 साल के अंदर अंदर अगर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। और अगर 1 साल के बाद रिडीम किया जाता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। और यहाँ पर 500 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट हो जाती है और 5,000 से लमसम इन्वेस्ट को शुरू करा जा सकता है और किसी भी प्रकार की इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है। और अभी हम देख लेते हैं कि पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर पिछले 1 साल में 5.36% के और इसके बेंचमार्क ने 2.24% के रिटर्न दिए। और वहीं पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही 21.18% की और कैटेगरी की 17.25% की। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25.91% के और इसके बेंचमार्क ने 18.65% के रिटर्न बना के दिए हैं। और पिछले 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 16.37% के बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं और वहीं बेंचमार्क के रिटर्न रहे 12.60% के। तो इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने बेंचमार्क को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और यहाँ पर अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर्स हैं, जैसे मिस्टर शंकरन नरेन जी दिसंबर 2015 से इसको मैनेज कर रहे हैं और इनको अपने बिजनेस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस म्यूचुअल फंड में इनकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और इसके बाद आते हैं मिस्टर मनीष सितंबर 2013 से, मितुल दिसंबर 2020 से और अखिल जनवरी 2024 से इसको मैनेज कर रहे हैं। और श्री शर्मा अप्रैल 2021 से, शर्मिला डिसिल्वा मई 2024 से और नित्या नवंबर 2024 से इसको मैनेज कर रही हैं। और मल्टीपल फंड मैनेजर्स काफी लंबे समय से इस म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, जिससे इस म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज, जिसमें सबसे पहले आता है अल्फा रेशो कि अपनी कैटेगरी से इस म्यूचुअल फंड ने कितना बेहतर परफॉर्म किया। तो यहाँ पर ये नंबर है 6.10 का और कैटेगरी का है 1.97 का। तो कैटेगरी से काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। इसके बाद आती है बीटा रेशो जो कि 0.76 की है और कैटेगरी की 0.86 की है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम वोलाटाइल है, जब भी मार्केट में गिरावट आती है जी अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशो जो कि 1.60 की है और कैटेगरी की 0.80 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले यहाँ कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और अगर हम एसेट एलोकेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर इक्विटी में 73%, डेट में 21% और कैश में इनके पास 3% अवेलेबल है और रियल एस्टेट में भी 2.4% का निवेश किया गया है। तो एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ बनी हुई है। और इसके बाद लार्ज कैप कंपनीज में 64%, मिड कैप में 3.69 और स्मॉल कैप में 5% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर रिस्क को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर को बढ़ाया गया है। और दोस्तों अभी हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखेंगे कि पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर अगर आप आईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड देखोगे तो इसने 5 सालों में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 32 लाख तक पहुंचा दिया है
और वहीं अगर हम HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं तो इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 30 लाख तक पहुंचा दिया है। और अगर हम कोटक के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 27 लाख तक पहुंचा दिया है। तो इस तरह के डिसेंट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिए हैं। और दोस्तों अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में किन प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इन्होंने पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल के बड़े टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न दिए हैं। और अगर हम अल्फा की बात करें तो यहाँ पर हमें HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड का अल्फा काफी हाई दिखाई दे रहा है। इसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कोटक एग्रेसिव का भी अल्फा काफी हाई दिखाई दे रहा है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो इन तीनों ने ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में बीट कर दिया है। और इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपनी कैटेगरी के मुकाबले हमें कम दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में और कोटक के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी गई है वो AAA कैटेगरी में आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स में इन्होंने निवेश किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले रिस्क की मात्रा कम दिखाई दे रही है। और अगर आप मॉडरेट रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 से 10 साल का है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।